हेलो फ्रेंड्स, अब तक मैंने अपने वीडियो में आपको बताया कि हमें म्यूचुअल फंड में किस तरह के फंड्स में इन्वेस्ट करना है। आज हम लोग बात करेंगे, कुछ अलग टॉपिक पे बात करेंगे कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, कौन से हम कॉमन मिस्टेक्स जो हम लोग अपने म्यूचुअल फंड जर्नी में, अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी में करते हैं, जिसके कारण हम लोग का रिटर्न जो जितना हमें आना चाहिए उतना नहीं आ पाता है। आज हम डिस्कस करेंगे 6 बेसिक मिस्टेक्स जो हम लोग हर कोई करते हैं अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी में, और ख़ासकर बिगिनिंग में हम लोग ये गलतियां करते हैं। मैं हूं प्रवीण सिंह और आप देख रहे हैं फिनअप। ये वीडियो उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, या अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं तब ये वीडियो आपके लिए और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है फ्रेंड्स, इसलिए आप लास्ट तक देखेंगे। और लास्ट की 1-2 गलतियाँ हैं जो काफ़ी कॉमन है, जो हम सभी करते हैं या आप अभी कर भी रहे होंगे। फ्रेंड्स, पहला कॉमन मिस्टेक जो हम सभी अपने म्यूचुअल फंड जर्नी जब स्टार्ट करते हैं, खासकर बिगिनर, ये गलतियाँ सबसे टू मैनी म्यूचुअल फंड स्कीम्स। कितने लोगों का फ्रेंड्स मैंने पोर्टफोलियो देखा है, उनके पोर्टफोलियो में 10 फंड 12 फंड है, में 3-3 4-4 उन्होंने स्मॉल कैप फंड्स ले रखा है, 2-3 मिड कैप फंड्स ले रखा है, मल्टी कैप फंड्स भी हैं और लार्ज कैप फंड भी उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में रखा हुआ है। आइए मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ कि कैसे ये एक प्रॉब्लम है। अगर आपने किसी एक फ़ंड में इन्वेस्ट कर रखा है और उस फंड ने कम से कम 50 से 60 स्कीम के अंदर उस फंड ने इन्वेस्ट कर रखा है, उस हिसाब से अगर आपने 10 स्कीम्स ले रखी हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाती है 500 से 600 कंपनीज़ में। 1 से 100 तक हो गए फ्रेंड्स लार्ज कैप कंपनीज़, मिड कैप कंपनीज़ हो गए 101 से लेके 250, और स्मॉल कैप कंपनीज़ हो गए 251 से लेके 500। तरह से फ्रेंड्स, अगर आपने 10 म्यूचुअल फंड स्कीम्स ले रखा है तो आपका इन्वेस्टमेंट पूरा इंडेक्स के अंदर हो जा रहा है, और आपका फंड डाइवर्सिफिकेशन नहीं, ये ओवर डाइवर्सिफिकेशन आपके म्यूचुअल फंड में हो जाएगा, जिसके कारण आपको रिटर्न कम मिलेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि 500 कंपनीज़ में से सब कंपनी का परफॉर्मेंस बढ़िया है, इसमें से कुछ कंपनीज़ का ही परफॉर्मेंस बढ़िया है जो म्यूचुअल फंड कंपनीज़ जिसमें इन्वेस्ट करते हैं। और अगर आपने 10 स्कीम्स में इन्वेस्ट कर रखा है फ्रेंड्स, तो उसमें से कुछ म्यूचुअल फंड स्कीम्स ऐसी होंगी जिन्होंने उस तरह की कंपनीज़ में भी इन्वेस्ट कर रखा है जिसका परफॉर्मेंस बढ़िया नहीं है। इस कारण से अगर आपके म्यूचुअल फंड में उस तरह के स्कीम्स हैं तो आपका रिटर्न जितना मिलना चाहिए आपको उससे कम रिटर्न मिलेगा। आप जब भी इन्वेस्ट करें तो अपने पोर्टफोलियो में मैक्सिमम 5 फंड के अंदर ट्राई करें कि रखें। 4 से 5 फंड आपके पोर्टफोलियो में मैक्सिमम होना चाहिए। उससे ज़्यादा फंड रखने से आपके पोर्टफोलियो में एट लास्ट आपको रिटर्न ज़्यादा नहीं मिलेगा, आपको रिटर्न कम ही मिलेगा। और इस तरह से आपको अपने फ़ंड को ट्रैक करने में भी, अगर आप 4-5 फंड रखते हैं अपने पोर्टफोलियो में, तो आपको फ़ंड को ट्रैक करना या उसके परफॉर्मेंस को देखने में आसानी होगी। सेकंड कॉमन मिस्टेक्स फ्रेंड्स जो हम लोग करते हैं, वो हम ये करते हैं कि हम लोग न्यू फंड स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। कुछ इन्वेस्टर्स न्यू फंड स्कीम्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ऑलरेडी म्यूचुअल फंड्स में 1000 स्कीम से ऊपर अवेलेबल हैं, उसमें आपको बढ़िया से बढ़िया स्कीम आपके पास जब है, तो न्यू फंड ऑफर में इन्वेस्ट करना मेरे हिसाब से उतना बढ़िया डिसीजन नहीं है। क्योंकि न्यू फंड स्कीम ने अभी एक भी मार्केट साइकिल अभी नहीं देखा है। मार्केट साइकिल में काफ़ी उतार चढ़ाव आते रहते हैं फ्रेंड्स। तो ऐसे में बढ़िया है कि उस तरह के फ़ंड में निवेश किया जाए जिस फंड का ट्रैक रिकॉर्ड 5 से 10 साल का पुराना फंड है, जिस फंड्स ने डाउन साइड देखा है, अप साइड देखा है, उस तरह के फ़ंड में इन्वेस्ट करें। न्यू फंड ऑफर्स में फ्रेंड्स आपसे ज़्यादा आपके म्यूचुअल फंड एडवाइज़र जो रहते हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। कई बार म्यूचुअल फंड एजेंसीज जिनका न्यू फंड ऑफ़र आता है, वो म्यूचुअल फंड एडवाइज़र्स कुछ एक्स्ट्रा स्कीम्स देती हैं इसमें इन्वेस्ट कराने के लिए या इन्वेस्टर्स लाने। तीसरी गलती जो इन्वेस्टर्स करते हैं फ्रेंड्स, वो है बाइंग सेक्टोरियल फंड्स। इसका मतलब है कि आप किसी सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड के एक स्पेसिफिक सेक्टर में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे फार्मा फंड हुए, IT फंड हुए, FMCG फंड हुए। इस तरह के म्यूचुअल फंड स्कीम्स में बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो इसका डिसएडवांटेज ये है फ्रेंड्स, अगर उस सेक्टर में गिरावट आती है तो आपका पूरा का पूरा म्यूचुअल फंड उसमें गिरावट आ जाएगी। फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का हमारा उद्देश्य होता है कि हम डाइवर्सिफाई करके एक हमें बढ़िया रिटर्न, एवरेज रिटर्न मिले। तो अगर आप किसी सेक्टोरियल फंड में इन्वेस्ट करते हैं फ्रेंड्स, तो मेरे हिसाब से फ्रेंड्स वो बेट आपका थोड़ा रिस्की बेट हो जाता है, क्योंकि इसमें आपके टोटल अमाउंट जो है, टोटल
पैसे आपके एक ही सेक्टर में इन्वेस्ट हो रहे हैं। बहुत लोगों को मैंने देखा है फ्रेंड्स कि वो बैंकिंग सेक्टर के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना ज़्यादा पसंद करते हैं, या आईटी सेक्टर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना, टेक्नोलॉजी म्यूचुअल फंड में ज़्यादा पसंद करते हैं। उसका डिसएडवांटेज ये है फ्रेंड्स कि आपके टोटल पैसे एक ही तरह के सेक्टर में इन्वेस्ट होते हैं, और अगर उस सेक्टर में किसी तरह की गिरावट आए, गवर्नमेंट नॉर्म्स अगर उस सेक्टर में चेंज हुए, आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट रिस्क में आ जाता है, वो हाई रिस्क में आ जा रहा है फ्रेंड्स। इसलिए फ्रेंड्स मेरी आपसे सजेशन है कि आप सेक्टोरल फंड से दूर रहें, या थीमेटिक फंड जिसे बोलते हैं उससे आप थोड़ा दूर रहें। तो फ्रेंड्स इन्वेस्टिंग का एक नियम मैंने पहले भी बताया है, डोंट पुट ऑल ऑफ योर एग इन सेम बास्केट। मतलब आप अपने सारे अमाउंट को एक तरह के फंड में इन्वेस्ट ना करके डाइवर्सिफाई करें। इस वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पर रेगुलर आपको इसी तरह के म्यूचुअल फंड, वेल्थ क्रिएशन, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियोस देखने। मिस्टेक फ्रेंड्स जो कुछ लोग करते हैं, कुछ इन्वेस्टर्स करते हैं, वो स्टॉपिंग देयर SIP व्हेन मार्केट फॉल्स। इसका मतलब है कि जब मार्केट थोड़ा डाउन जाता है या मार्केट गिरना स्टार्ट हो जाता है, तो बहुत से लोग अपना SIP को स्टॉप कर देते हैं या स्किप करना स्टार्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स ये जितना भी मैंने बताया उसमें ये सबसे बड़ा आपका प्रॉब्लम है, जिससे आपका जो है वेल्थ डिस्ट्रॉय हो सकता है। वो मैं बताता हूँ कैसे। जब मार्केट फॉल होता है फ्रेंड्स, जब मार्केट में गिरावट आती है तो आपके म्यूचुअल फंड में भी गिरावट आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके म्यूचुअल फंड का NAV 10 का है और आप 1000 इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको हर महीने 10 के NAV पे आपको 100 यूनिट लॉट हो जा रहे हैं। जब मार्केट डाउन जाता है, मार्केट गिरता है, तो आपकी म्यूचुअल फंड की NAV भी गिर के 10 से फॉर एग्ज़ाम्पल 7 पे आ जाती है। तो फ्रेंड्स अगर आप 1000 इन्वेस्ट करते हैं तो आपको उसी अमाउंट में ज़्यादा यूनिट मिलेंगे उसी म्यूचुअल फंड के। तो इसलिए मार्केट जब गिरता है तब तो आपको हरगिज़ अपना SIP स्टॉप नहीं करना है, SIP कंटिन्यू रखना है। और अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट रखा हुआ है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आप उस टाइम पे वन टाइम इन्वेस्टमेंट अपने SIP में कर दें। उससे आपके फंड को बोनस रिटर्न मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं फ्रेंड्स। जब मार्केट में 10 से 15% की गिरावट आए, तब अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कोई फ़ंड रखा हुआ है, एक्स्ट्रा फंड फ्रेंड्स, काम वाला फ़ंड आप ना इन्वेस्ट करें। जिस पैसे की आपको 1-2 महीने में ज़रूरत आने वाली है, शॉर्ट टर्म वाले पैसे को आप ना इन्वेस्ट करें। जो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपके पास अगर अमाउंट है तो उस टाइम पे आप उसे इन्वेस्ट करें। आपको आने वाले टाइम में आपके फ़ंड में बोनस रिटर्न, या जो फंड का रिटर्न है उससे बढ़ के आपको रिटर्न देखने को मिलेगा अपने म्यूचुअल फंड में। जब मार्केट गिरता है तो उसे मार्केट को टाइम करने की कोशिश ना करें। मार्केट ये कोई नहीं टाइम कर सकता है फ्रेंड्स। बड़े बड़े जो दिग्गज हैं वो भी मार्केट को टाइम नहीं कर सकते हैं। मार्केट का बॉटम कब होगा और कब मार्केट का हाई होगा, ये बताना किसी के बस की बात नहीं है। कोई इसे प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। इसीलिए आप SIP करते हैं। SIP का मतलब ये है कि आपको ये देखना नहीं है कि मार्केट गिर रहा है या मार्केट डाउन जा रहा है या मार्केट अप जा रहा है। आपको हर महीने रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते हैं। कॉमन मिस्टेक जो बहुत से बिगिनर्स नहीं करते हैं या बहुत से इन्वेस्टर्स नहीं करते हैं, वो है कि नॉट डूइंग स्टेप अप SIP। का मतलब हुआ फ्रेंड्स कि बहुत से लोग टाइम के साथ साथ, जैसे हर ईयर या हर 2 साल पे आपको अपने SIP को 5 to 10% से इंक्रीज़ करना रहता है। आपकी अर्निंग इंक्रीज़ होती है फ्रेंड्स। आपको अपना SIP भी उस हिसाब से इंक्रीज़ अगर आप करेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी बड़ा कॉर्पस आप खड़ा कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट करके। अगर आप 5000 का मंथली SIP करते हैं फ्रेंड्स, तो 1 से 2 साल में आप ट्राई करें कि आप उसको 5000 को 500 और उसको स्टेप अप कर दें। यानी 2 साल में आप कम से कम 10% अपना SIP ज़रूर से ज़रूर स्टेप अप करें वाले टाइम में। तब आप महंगाई को बीट कर पाएंगे, तब आपका अमाउंट जो है एक बड़ा अमाउंट आपको कॉर्पस बन सकता है। फ्रेंड्स ये 6th मिस्टेक है और सबसे लास्ट मिस्टेक है, और ये सबसे बड़ा कॉमन मिस्टेक है जो हर कोई करते हैं, हम लोग भी करते हैं, आपने भी अपने लाइफ में किया होगा। सेलेक्टिंग फंड ओनली ऑन देयर पास्ट परफॉर्मेंस। जैसे हमें जब भी इन्वेस्ट करना रहता है, गूगल करते हैं कि टॉप परफॉर्मिंग फंड से हम सेलेक्ट कर लेते हैं कि अभी किस फंड का रिटर्न सबसे ज़्यादा है, और उस फंड में हम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देते हैं। यह हर कोई करते हैं, आप भी करते होंगे फ्रेंड्स, हमने भी किया है स्टार्टिंग में। लेकिन आपने देखा होगा फ्रेंड्स, जब आपने इन्वेस्टमेंट किया तब आपका फ़ंड उस समय जो टॉप पे था
लेकिन आने वाले 5 से 6 साल में उस फंड का परफॉर्मेंस उतना बढ़िया नहीं रह पाता है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है फ्रेंड्स, जो हम करते हैं वो बहुत से लोग करते हैं। सब लोग उसी तरह से देखते हैं कि कौन सा म्यूचुअल फंड अभी टॉप पे है, सब उस पे इन्वेस्ट करते हैं। इस कारण से उस म्यूचुअल फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट काफ़ी बड़ा हो जाता है। उसे मैनेज करने के लिए फिर फंड मैनेजर ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जिनका की रिटर्न स्टेबल है। फॉर एग्जांपल के तौर पे फ्रेंड्स, अगर अभी किसी फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट 1000 CR का है और उस फंड का परफॉर्मेंस बढ़िया है, टॉप पे है, तो सारे लोग उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। इस कारण उस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट काफ़ी बड़ा हो जाता है। नेक्स्ट ईयर में उसी फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट 10,000 CR का हो जाता है। तब फंड मैनेजर को उतने बड़े अमाउंट को हैंडल करने के लिए कुछ कंपनीज में इन्वेस्ट करना पड़ता है जिसका कि रिटर्न स्टेबल है। मैनेजर ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट कर देते हैं जिसके कारण उस फंड का रिटर्न थोड़ा डाउन हो जाता है। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा बहुत से फंड हाउस वन टाइम इन्वेस्टमेंट स्टॉप कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा SBI स्मॉल कैप फंड, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड और टाटा स्मॉल कैप फंड। इन तीनों स्मॉल कैप फंड में वन टाइम इन्वेस्टमेंट अभी म्यूचुअल फंड हाउस ने स्टॉप किया हुआ है। उसमें आप ओनली SIP इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। AUM का बड़ा हो जाने से फंड मैनेजर को ये काफ़ी बेसिक प्रॉब्लम है जो आती है कि इतने बड़े अमाउंट को कंपनीज में इस फंड का एलोकेशन उसको अलॉट करने में फंड मैनेजर को प्रॉब्लम आती है। कारण से फंड मैनेजर ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं इसमें रिटर्न कुछ कम भी आए लेकिन क्वालिटी जो है, वेल्थ आपका जो है। फ्रेंड्स, आज हमने जाना कि क्या है ऐसे 6 मिस्टेक्स, बेसिक मिस्टेक्स जो इन्वेस्टिंग जर्नी में अपने करते हैं। इसके कारण हमारा म्यूचुअल फंड अमाउंट जितना बड़ा होना चाहिए उतना बड़ा नहीं हो पाता है। हमारा वेल्थ जितना बड़ा क्रिएट होना चाहिए उतना बड़ा क्रिएट नहीं हो पाता। एक बार फिर से हम बात कर लेते हैं। बाइंग टू मैनी फंड्स, यानी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में 4 से 5 फंड रहें मैक्सिमम। सेकेंड, बाइंग NFOs, हमें NFO नहीं बाई करना है फ्रेंड्स, न्यू फंड ऑफर्स से हमें दूर रहना है। थर्ड, बाइंग सेक्टोरल फंड्स, हमें सेक्टोरल फंड से भी दूर रहना है फ्रेंड्स। स्टॉपिंग SIP व्हेन मार्केट फॉल्स, मतलब हमें मार्केट को टाइम नहीं करना है फ्रेंड्स। जैसा आपका SIP चल रहा है आपको वैसे ही चलाना है। बीच बीच में जब कभी मार्केट में डाउन साइड आता है फ्रेंड्स, तो अगर आपके पास सरप्लस अमाउंट हो तो उसका वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके अपने म्यूचुअल फंड रिटर्न को आप थोड़ा सा बूस्ट अप कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। फिफ्थ फ्रेंड, नॉट डूइंग स्टेप अप SIP, हमें अपने SIP को 1 से 2 साल में 10% से स्टेप अप करना है फ्रेंड्स, यानी टॉपअप जिसे बोलते हैं टॉपअप SIP। 5 to 10% से आपको 1 से 2 साल में अपने SIP को इंक्रीज करना है। और 6 प्रॉब्लम, सिलेक्टिंग फंड्स ओनली ऑन देयर पास्ट परफॉर्मेंस। फ्रेंड्स, कोई भी किसी भी फंड को हमें लास्ट 1-2 साल का रिटर्न देख के उसमें इन्वेस्ट नहीं करना है। हमें उसका कम से कम 5 to 10 ईयर्स का रिटर्न, ट्रैक रिकॉर्ड, किस तरह के कंपनीज में इस फंड का इन्वेस्टमेंट रहा, क्या कारण है कि इस फंड का रिटर्न अदर फंड से ज़्यादा रहा है, कि कौन से कंपनीज में इस फंड ने इन्वेस्ट किया है जिसके कारण इस फंड का रिटर्न अदर कंपनीज से बढ़िया रहा है। फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैंने ट्राई किया कि ये 5-6 कॉमन मिस्टेक जो हम लोग सभी करते हैं अपने इन्वेस्टिंग जर्नी में, आप जान लेते हैं तो आप ये गलती हो सकता है नहीं करें, या अगर आप होगी तो उसे आप ठीक कर सकते हैं या अपना सुधार कर सकते हैं। अगर आपके कोई कमेंट हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उनके रिप्लाई करूंगा। और ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को ये भी जरूर कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल पर रेगुलर आपको इसी तरह के फंड एनालिसिस, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलेंगे। तो वीडियो यहीं तक, तब तक के लिए ग्रो करते रहिए, इन्वेस्टिंग करते रहिए, लर्निंग करते रहिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।